रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नितिशा को सिंपल रहना बहुत पसंद था, जिसके चलते उसने ना तो अपने कानों में कभी इयररिंग्स पहने और नाक में कुछ पहनना तो भूल ही जाओ, क्योंकि उसने कभी नाक ही नहीं छिदवाई। लेकिन एक शाम उसकी माँ माधुरी उसको आवाज लगाकर बोलती है, अरे नितिशा जल्दी नीचे आ, काम है तेरे से जरूरी। अपनी माँ की बात सुनकर नितिशा जल्दी से भागकर नीचे आती है और उससे बोलती है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला चिल्ला कर मुझे याद कर रही हो? जरा मेरे साथ सुनार की दुकान तक चल, बहुत जरूरी काम है। ठीक है चलो। नितिशा अपनी माँ के साथ पास की सुनार की दुकान पर जाती है, जहाँ जाकर माधुरी नितिशा को कुर्सी पर बैठाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर नितिशा बोलती है, ये क्या कर रही हो माँ, मैं कहीं भाग थोड़ी ना रही हूँ। अभी भागी नहीं है, लेकिन भागना शुरू करेगी, इसलिए पकड़ा है। हाँ भैया जल्दी से करो इसकी नाक में छेद। क्या माँ, पागल हो गए हो क्या? नहीं बात छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो। बिल्कुल नहीं, तूने खुद से तो करवाना नहीं था ये काम, इसलिए मुझे ऐसे धोखे से करवाना पड़ा। कल को तेरी शादी होगी तो क्या उस समय करवाएगी ये सब? माँ नहीं, प्लीज नहीं। माधुरी नितिशा की बात को नजरअंदाज करते हुए जबरदस्ती उसकी नाक में कोका डलवाकर उसकी नाक छिदवा ही देती है। जिसके बाद घर आकर नितिशा खुद के चेहरे को बार बार शीशे में देखकर रो रही होती है। कितना दर्द हो रहा है। आप मेरी सगी माँ नहीं हो, सौतेली माँ हो, वरना ऐसे कोई करता है अपनी बेटी के साथ। एक कान के नीचे लगाऊंगी कि नाक की जगह कान दर्द करेगा। चुपचाप जाकर सो जा, सुबह तक तो ये दर्द गायब हो जाएगा। बेचारी नितिशा दर्द को अपने साथ लिए कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब वो तैयार होकर कॉलेज जाती है तो वहाँ उसकी दोस्त निशा उसे देखकर कहती है, ओए होए, ये करिश्मा कैसे हुआ? तेरी नाक देख, इसमें एक कोका है। हाँ, और ये कांड मेरी माँ ने किया है। पता है, जबरदस्ती उन्होंने मेरी नाक में कोका डलवा दिया। सही तो है पागल, अब तो कम से कम अलग अलग कोका पहन पाएगी जो तेरे ऊपर बहुत जचेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कोके की शॉपिंग पर चलें? नहीं यार, मुझे नहीं जाना, तू जा, मुझसे तो ये संभाला नहीं जा रहा है। इसके अलावा और क्या ही डालूंगी। चुप रहे और चल, बिना देखे ही मना कर रही है। निशा नितिशा को कॉलेज से शॉपिंग के लिए बड़ी मार्केट में ले जाती है, जहां दोनों कई दुकानों पर बड़े बड़े और अलग अलग डिजाइन के कोके देखती है, जिनको देखकर तो नितिशा का भी मन उनको लेने को करता है। और वो एक दुकान पर जाकर दुकान वाले से बड़े बड़े कोके देखकर बोलती है, भैया बड़े वाले कोके कितने के हैं? मैडम एक 50 का, और अगर 4 का सेट लोगी तो 150 का लगा दूंगा। वाह सही है नितिशा, ले ले। नितिशा को भी कोके पसंद आते हैं और वो उनको खरीद लेती है और घर जाकर अपनी नाक में से सिंपल सा कोका निकालकर अपना लाया नया और बड़ा कोका डालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नाक दर्द करने लगती है। ये देखकर माधुरी वहाँ आकर बोलती है, ये देखो, कल तक तो मैडम नाक छिदवाना ही नहीं चाहती थी और आज उसके लिए कोका ले आई, लेकिन अभी ये इतना बड़ा कोका डालेगी तो तेरी नाक में दर्द होगा। कोई नहीं, रहने दो। जब मैंने कल वो दर्द झेल लिया तो अब ये भी दर्द झेल ही लूंगी। इतना बोलकर नितिशा जबरदस्ती दर्द सहते हुए उस बड़े से कोके को अपनी नाक में पहन लेती है और वो उस पर बहुत अच्छा भी लग रहा था। अगले दिन जब वो उसे पहनकर कॉलेज जाती है तो वहाँ उसकी दोस्त निशा समेत कई लोग उसकी तारीफ करते हैं। उन्हीं लोगों में शामिल एक कमल नाम का लड़का नितिशा को देखकर खुद से कहता है, आजकल लड़कियां पतली सी नोज पिन से अपनी नाक को सजाती हैं, लेकिन नितिशा पर ये बड़ा सा कोका कितना अच्छा लग रहा है। सच में आज इसको ऐसे देखकर मन कर रहा है अपने दिल की सारी बातें बता दूं। कमल ये सोच ही रहा था कि तभी नितिशा उसके पास आकर कहती है, अब तक तो सब जा चुके होंगे मेरी तारीफें करके, लेकिन तुम कोई बिना शब्द कहे घूरे ही जा रहे हो। बताओ क्या बात है? बात तो कोई नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। ठीक है फिर मैं जाती हूँ। नहीं रुको, एक्चुअली वो मैं। झिझकते हुए ही सही कमल अपने प्यार का इजहार नितिशा से करता है, जिसके बाद नितिशा भी उसके लिए अपने मन की फीलिंग्स बता देती है और दोनों अपने एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। अब जिस कोकी की वजह से नितिशा को कमल मिला,
उसके चलते अब वो रोज नया नया कोका पहनकर आती थी, वो भी बड़ा और हैवी, जिसकी वजह से उसको दर्द तो होता था, लेकिन बावजूद इसके वो उनको पहनना बंद नहीं करती। ऐसे ही एक शाम कॉलेज से घर आते ही माधुरी नितिशा को कहती है, नितिशा, मैंने तेरी ये नाक इसलिए छिदवाई थी कि ताकि शादी के टाइम तो सूजी हुई नाक लेकर ना घूमे, लेकिन ये बड़े बड़े कोके तेरी नाक को सुजा देंगे, खून भी निकल सकता है इसमें से। माँ, कुछ नहीं होगा, और अब आपने ये कांड किया ही है तो इसको रोकने की सलाह आप ना ही दो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अब मुझे बड़े कोके की आदत हो गई है, सो डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। नितिशा इतना बोलकर वहाँ से कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो कमल से मिलने एक ब्लैक साड़ी और बड़ा सा कोका पहन कर जाती है, जिसे देखकर कमल बोलता है, वाओ जान, आज तुम कमाल लग रही हो। तुमको देखकर तो वो गाना याद आ रहा है, कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा नी कोका। अरे बस बस, अब इतनी खास भी नहीं लग रही मैं जितना तुम कह रहे हो। नहीं, सच में तुम पर ये बड़े कोके बहुत 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 अच्छे लगते हैं। सच में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या, दिखाओ ना। कमल बेहद ही सुंदर सुंदर कोके के सेट लाकर नितिशा को देता है और उसे बोलता है, ये लो, ये मैंने खास अपने हिसाब के डिजाइन से बनवाए हैं, इसीलिए इनको पहनना जरूर। कुछ ही दिनों में मैं अपने घर बात करके तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा, तब इसको पहनकर मेरी माँ के सामने आना, बहुत अच्छी लगोगी। ठीक है, जैसा आपका हुक्म। वैसे ये सच में बड़ा खूबसूरत है। दोनों आपस में बातें करके वहाँ से अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन नितिशा जब अपने घर पहुँचने वाली होती है तो सामने से अचानक एक आदमी उसकी तरफ भागता आता है और उसे टकरा जाता है, जिसके कारण नितिशा का खुद का ही हाथ उसकी अपनी नाक पर लगने से उसमें से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है, जो उसकी नाक से कोका निकालकर उसको दोबारा पहनने से मना कर देता है। ये सुनकर नितिशा अपने मन में कहती है, कमल कुछ दिनों में अपनी माँ के साथ मुझे देखने आने वाला है, ऐसे में मुझे अगर वो बिना कोके के देखेगा तो उसे बुरा लगेगा। नितिशा ऐसा सोचते हुए घर चली जाती है और 1-2 दिनों तक तो वो कोका नहीं पहनती और अपनी नाक का दर्द अपनी माँ से भी छुपाती है। लेकिन अगले दिन ही उसके पास कमल का कॉल आता है कि वो शाम को जब अपनी माँ के साथ उसे देखने आने वाला है, और जब वो शाम को अपनी माँ माला के साथ नितिशा के घर आता है तो कमल के लिए नितिशा दोबारा से अपनी घायल नाक में बड़ा सा कोका पहन कर आती है और उसको ऐसे देखकर माला कहती है, अरे वाह, सच में कमल ने जितना बताया था नितिशा उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, और ये कोका तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। जी ये तो है, लेकिन इसकी ये नाक मैंने जबरदस्ती छिदवाई थी और अब देखो खुद ही अलग अलग कोके पहने घूमती रहती है। नितिशा शर्माते हुए टेबल पर रखी चाय अपनी होने वाली सास को देने के लिए जैसे ही झुकती है तो उसकी नाक का भारी कोका निकल कर नीचे गिर जाता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। ये देखकर कमल बोलता है, नितिशा ये क्या, ये खून, तुम्हारी नाक से खून निकल रहा है। आंटी जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाया जाता है और वो नितिशा के नाक पर दवाई लगाकर सबको ये बताता है कि उसने पहले ही नितिशा को मना किया था कि कोका ना पहने। ये सुनकर कमल बोलता है, तुमको डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी तुमने कोका क्यों पहना? तुमने इतने प्यार से दिए थे ये कोके और कहा था जब तुम आओ तो मैं इसको पहनूं, बस इसलिए। कमल ये सुनकर नितिशा को गले लगाकर उससे कहता है, मेरे लिए कुछ भी तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है, और अब जब तक तुम्हारी नाक पूरी तरह से ठीक नहीं होती तब तक तुम कोका क्या नोज पिन तक नहीं डालोगी। भारी कोके को पहनने से नितिशा की नाक का ये हाल होता है, जिसके कारण उसको दर्द भी झेलना पड़ता है और साथ ही उसको कुछ समय के लिए अपना बड़ा कोका पहनने का शौक भी भूलना पड़ता है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया अपनी एक दोस्त रीना से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है। रिया वहाँ पहले पहुँच जाती है और काफी देर तक रीना का इंतजार करती है। कुछ ही देर के बाद रीना जैसे ही रिया के पास पहुँचती है, रिया उसको देखकर कहती है, कहाँ थी यार रीना, खुद बुलाकर खुद ही लेट आई। आई एम सो सॉरी रिया, वो क्या है ना कि रास्ते में मुझे एक टैटू वाला दिख गया,
तो बस मैं उससे टैटू बनवाने लग गई। देख कितना अच्छा लग रहा है ना, इसी के चक्कर में लेट हो गई मैं। यार ये टैटू कितना मस्त है, पता है मेरा भी बहुत मन करता है टैटू बनवाने का। पर क्या रिया? यार तुझे पता है ना, रोहन जी को ये सब पसंद नहीं आया तो ऊपर से सासू माँ भी गुस्सा करेगी, बस इसलिए नहीं बनवाती। यार रिया मेरी बात ध्यान से सुन, आखिर तू कब तक औरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को मारती रहेगी? यार तेरी खुद की भी तो कोई जिंदगी है ना, ऐसे दबके जीना छोड़ और लड़ना सीख, समझ गई? रीना की बातें रिया के दिलो दिमाग पर घर कर जाती है और अब वो भी टैटू बनवाने का भूत खुद पर चढ़ा लेती है। रिया अपने टैटू के भूत को पूरा करने के लिए घर से निकल जाती है। सड़क किनारे बैठे एक टैटू वाले से वो अपने हाथ पर टैटू बनवाती है जिसमें लिखा होता है लव मी लाइक यू डू। टैटू बनवाने के थोड़ी देर के बाद रिया वापस घर आती है और शाम को अपने पति रोहन के आने पर उसे टैटू दिखाते हुए कहती है, रोहन जी देखिए मैंने टैटू बनवाया है, बताइए जरा कैसा लगा? अरे वाह, लव मी लाइक यू डू। अच्छा तो अपनी तरह तुमको भी प्यार करूं, आओ फिर पास जरा। क्या रोहन जी आप भी ना? अरे प्यार भी नहीं करने देती और बोल भी रही हो टैटू दिखा के। आप मुझे बताओ कि अच्छा लग रहा है या नहीं? हाँ बाबा अच्छा लग रहा है बस। रोहन रिया के टैटू को बस एक छोटा सा शौक समझकर भूल जाता है, पर धीरे धीरे रिया टैटू के पीछे दीवानी हो जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक दिन वो दोबारा उसी सड़क किनारे टैटू वाले के पास जाती है और सलमान खान का एक डायलॉग कोई तो रोक लो अपने दूसरे हाथ पर लिखवा कर घर आ जाती है, जहाँ उसका ये टैटू देखकर उसकी सास गीता उससे कहती है, अरे ओ चलती फिरती स्लोगन की दुकान, अरे क्या हरकत है ये, कैसे कैसे टैटू बनवा रखे हैं तूने, लगता है मुझे ही सुधारना पड़ेगा तुझे। ओ माँ जी इट्स फैशन ओके, आपको क्या पता ये कितना कूल लग रहा है, रास्ते में भी सब लोग मुझे ही देख रहे थे। अरे देखेंगे ही ना, क्योंकि उनको तेरी जैसी नमूनी तो दिखी ही नहीं होगी शहर में। माँ जी ये मेरी बॉडी है, इस पे मेरा हक है, मैं कुछ भी बनवाऊँ, आपको तो नहीं कह रही ना बनवाने को। अरे बोल के तो दिखा, टांगे ना तोड़ दी ना तेरी तो नाम बदल दियो मेरा, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। गीता की बातों को नजरअंदाज करके रिया अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही उसका ये शौक दिन पर दिन और बढ़ता जाता है। वो जब भी बाहर जाती लोग उसके अतरंगी टैटू देखकर उस पर बहुत हंसते और हैरान भी होते, पर रिया सबको नजरअंदाज करके अपनी मस्ती में ही रहा करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रिया को एक फिल्म का डायलॉग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो वापस उसी टैटू वाले के पास टैटू बनवाने के लिए पहुंच जाती है और उसे कहती है, टैटू वाले भैया वो हीरोइन है ना अनुष्का शर्मा, उसने भी एक मूवी में टैटू बनवाया था अपनी कमर पर, देखो मगर प्यार से वैसा ही टैटू बना दोगे क्या? जी मैडम बन जाएगा। रिया टैटू बनवाकर वापस घर लौटती है। रास्ते में उसको मिंटू नाम का एक लड़का घूर घूर कर देख रहा होता है और उसकी कमर के टैटू को देखकर उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, अरे मैडम रुको तो, जरा देखने तो दो एक बार प्यार से। कौन हो तुम और क्या हरकत है ये, रास्ता छोड़ो मेरा। ऐसे कैसे रास्ता छोड़ दें, अभी तो देखा ही नहीं प्यार से, और आप खुद ही तो कह रही थी देखो मगर प्यार से, तो हम देखेंगे प्यार से। क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कब कहा, देखो चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। मिंटू रिया का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथों पे टैटू को पढ़कर उसके साथ जबरदस्ती करते हुए कहता है, अरे क्या अच्छा नहीं होगा मैडम, बात को समझो, मैं आपको वैसे ही प्यार करूंगा जैसे खुद को करता हूँ। आपके हाथ के टैटू को सही साबित भी तो करना है, और इतना करने से तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता हमको प्यार से। रिया उसे जोर से धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। साथ ही वो सीधे अपने घर पहुँचती है और रोना शुरू कर देती है। उसको ऐसे रोता हुआ देखकर उसकी सास गीता वहाँ आकर उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, क्यों रोए जा रही है? रिया अपने साथ हुई सारी बातें अपनी सास को बताती है, जिसे सुनकर गीता रिया से कहती है, अरे तुझे कहा था ना कि ये टैटू वैटू मत बनवाया कर, हो गई ना मुसीबत, तुझे तो बस अपनी ही चलानी होती है। पर माँ जी लोगों के लिए मैं अपना शौक क्यों बदलूं? मुझे जो पसंद है वो करने के लिए मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा क्या?
हाँ हाँ, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया। जब सुनना पसंद नहीं है किसी का तो ऐसे टेसुए मत बहाया कर मेरे आगे आके। ठीक है माँ जी, मुझे पता है मुझे क्या करना है, आप मुझे मत समझाइए। रिया अपने टैटू के भूत को नहीं छोड़ती और एक दिन वो अपने गर्दन के नीचे लज्जा गले लिखवाकर वापस घर आ जाती है। शाम को रोहन अपने एक दोस्त के साथ घर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का मिंटू होता है। उस लड़के को अपने पति के साथ देखकर रिया कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? रुको, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस? पर वो क्यों? अरे ये मेरा दोस्त मिंटू है। तुम कैसे जानती हो मिंटू को रिया? और मिंटू, क्या तुम रिया को पहले से जानते हो? मैं तो इनको जानता तक नहीं। मिंटू के झूठ बोलने पर रिया गुस्से में आती है और फिर कहती है, अच्छा तो नहीं जानते, मैं बताती हूँ रोहन जी ये कौन है और मैं इसे कैसे जानती हूँ। रिया अपने पति रोहन को मिंटू की उस दिन की सारी हरकतें बता देती है, जिन्हें सुनकर रोहन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। गीता भी तब वहाँ आती है, लेकिन रोहन गुस्से में मिंटू का कॉलर पकड़कर उससे कहता है, साले तूने ऐसी हरकत की मेरी बीवी के साथ, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरा वो हाल करूंगा कि दोबारा ऐसा किसी और के साथ करने में हिम्मत ही नहीं होगी तेरी। रोहन मिंटू के साथ झगड़ा कर ही रहा होता है कि तभी गीता उसे रोकते हुए कहती है, अरे बेटा, उसको क्यों मार रहा है? अरे सारी गलती तो तेरी इस निकम्मी बीवी की है। ऐसे ऐसे टैटू बनवाकर बाहर घूमती है तो कोई क्या ही करेगा। गीता को अपनी साइड लेता देख मिंटू कहता है, अरे आंटी सही तो कह रही है। भाई तेरी बीवी ऐसे ऐसे टैटू बनवाकर दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो मैं क्या करता? खुद देख तू गर्दन पर क्या लिखा है भाभी के, गले लग जा। ये खुद की तरफ अट्रैक्ट करना नहीं तो क्या है यार। रोहन अपनी माँ और मिंटू की ऐसी सोच पर और भी ज्यादा गुस्सा करता है और पहले अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे शर्म आ रही है कि ये तुम कह रही हो। अरे रिया की बॉडी, उसका मन, वो चाहे जो मर्जी करे और जैसा मर्जी टैटू बनवाए। इसकी वजह से उसके कैरेक्टर को जज करने का हक किसी को नहीं है, ना आपको और ना ही मुझे और ना किसी और को, समझी आप? और तू जैसे लोगों को जिनकी ऐसी सोच है उनको बस मौका चाहिए होता है लड़की छेड़ने का, फिर अपनी घटिया हरकत को छुपाने के लिए सारा इल्जाम उस लड़की पर थोप देते हैं। अरे चल तुझे तो पुलिस बताएगी बेटा। रोहन की ऐसी बातें सुनकर रिया की आंखें भर आती है। साथ ही अपने बेटे की बातें सुनकर गीता को भी समझ आ जाता है कि उसने अपनी बहू के बारे में कितना गलत बोला, जिसके बाद उसे पछतावा होता है और वो रिया से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, किसी और की गंदी हरकत के लिए मैंने तुझे ही सुनाया और तुझे कितना गलत कहा। मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास है। और रोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिना कहे ही मुझे समझा और मेरा साथ दिया। रिया, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। तुम मेरी पत्नी होने से पहले एक इंसान हो जिसको अपने लिए हर तरह का फैसला लेने का हक है, जिसके लिए तुम्हें कोई जज नहीं कर सकता। लेकिन यार, ये टैटू ज्यादा बनवाने से तुम्हारी स्किन को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे सूजन और कई तरह की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसकी प्रॉपर नॉलेज के साथ ही इसको बनवाया करो, समझी? इसके बाद रोहन पुलिस को कॉल करके मिंटू को छेड़खानी के इल्जाम में अंदर करवा देता है और कहीं न कहीं इन सभी चीजों से रिया भी समझ जाती है कि किसी भी चीज का शौक एक हद तक ही सीमित होता है, चाहे उसके लिए वो टैटू बनवाने का हो या फिर किसी और चीज का। इस सब के बाद उसका टैटू बनवाने का भूत भी कम हो जाता है और अगर कभी वो कोई टैटू बनवाती भी तो किसी अच्छी जगह पर पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ही बनवाया करती। इतना सब हो जाने के बाद रिया अपने पति रोहन और अपनी सास गीता के साथ एक बार फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करती है और खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा पढ़ाई के सिलसिले में अपनी बहन अंतरा और जीजू सोनू के साथ रहने आती है, जहां एक दिन नेहा अपने कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही होती है और वो अपने जीजू से बोलती है, जीजू आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे प्लीज? एक शर्त पर, अगर तुम मेरा ये करेले का जूस खत्म कर दो तो। मुझसे नहीं होगा ये।
और वैसे भी दीदी ने ये आपके लिए बनाया है, वो भी बड़े ही प्यार से, तो इसे मैं क्यों पीकर खत्म करूं? सोच लो, अगर प्यार से नहीं मानी तो पता है तुम्हें। रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और मैं ये घटिया सा करेले का जूस तो कभी नहीं पीऊंगी। इतना बोलकर वो टेबल से अपना बैग उठाकर जाने लगती है। तभी सोनू उसको रोक लेता है और उसके हाथों को पकड़ के उसको जबरदस्ती करेले का जूस पिलाने लगता है। तभी अंतरा वहाँ आ जाती है और दोनों से बोलती है, आप दोनों इतने बड़े हो गए हैं, पर आप दोनों का ये बचपना अब तक खत्म नहीं हुआ। अरे अंतरा, देखो ना तुम खुद ही, मैं कब से बोले जा रहा हूँ नेहा को कि ये जूस पी लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, पर नहीं, इसे तो मेरी बात माननी ही नहीं है। हाँ, तो नेहा क्यों पिए इस जूस को? आपके लिए है तो आप ही पीजिए। आप दोनों ने तो मिलकर मेरी नाक में दम कर रखा है। आप दोनों से तो अच्छे छोटे बच्चे होते हैं। तो तुम क्या बोलना चाहती हो कि हम दोनों तुम्हारी बात नहीं सुनते? देखो, ये गलत बात है। दीदी जीजू का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। इतने भले नहीं हो तुम दोनों जो मेरी सारी बात मानो। अभी यहाँ माँ होती ना तो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम तुम दोनों को मार मार कर सीधा तो कर देती। मार खाने के लिए बस तुम दोनों ऐसे आपस में लड़ते झगड़ते हो। अंतरा की कथा सुन नेहा अपने कान बंद कर लेती है और वहीं सोनू जल्दी से जूस खत्म करके नेहा के हाथ पकड़ के उसको अपनी कार में बिठा लेता है और उससे कहता है, तुम्हारी दीदी अपना रुद्र रूप ले, उससे पहले निकल लेते हैं। अरे मैं तो कब से आपको बोल रही हूँ कि चलो, लेकिन आप ओके किसी की सुनते ही नहीं। इतना बोलकर वो अपनी कार स्टार्ट करके सबसे पहले नेहा को कॉलेज छोड़ता है, फिर ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद में नेहा वापस घर आती है और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। कुछ देर बाद में सोनू भी वापस घर आ जाता है और बैग को साइड में रख के उससे टीवी का रिमोट छीनते हुए बोलता है, यही सारी चीजें देखकर तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आते हैं ना कि जीजू से कैसे लड़ूं? मैं नहीं, आप ही लड़ते हो मुझसे, और ये लड़ने के गंदे गंदे आइडियाज ना आप ही देखते हो टीवी में से, मैं नहीं। हाँ हाँ, तुम क्यों कहीं से लड़ने के आइडियाज लोगी? तुम तो खुद दूसरों को सिखाती हो कि कैसे लड़ते हैं। आप मुझे लड़ाकू कहना चाहते हो? मैं ही लड़ती हूँ ना आपसे। मैं बोलना नहीं चाह रहा, तुम तो हो ही लड़ाकू। और तो और, तुम सबको टिप्स भी देती हो कि कैसे लड़ा जा सकता है। दोनों जीजा साली एक बार फिर से छोटे बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुन के अंतरा किचन से बाहर आती है और दोनों को डांटते हुए कहती है, दोनों जीजा साली में बचपना कूट कूट कर भरा पड़ा है। अरे आप दोनों बड़े हो चुके हैं, इसलिए अब बचपना छोड़ दिमाग से भी बड़े हो जाइए। अरे यही उम्र है, अभी कर लेना दो साली जी को बचपना, बाद में कहाँ कर पाएगी। जीजू, दीदी सिर्फ मुझे ही नहीं आपको भी बोल रही है, तो ज्यादा भोले बन के तो दिखाओ मत। ऐसा है क्या? जी हाँ, ऐसा ही है, चाहे तो पूछ लो किसी से भी। सोनू अंतरा को गुस्से में देखकर चुप हो जाता है, जिसके बाद में दोनों जीजा साली आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। अंतरा एक बार फिर से किचन में जाकर अपना काम करने लगती है और फोन पर अपनी माँ सुमन से बात करते हुए बोलती है, माँ, मैं इन दोनों से बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ? क्या ही बताऊँ माँ, इन दोनों का तो बचपना ही नहीं खत्म हो रहा है। जब देखो तब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अभी दोनों को डांट कर आई हूँ तो शांत हैं। अरे कोई बात नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है। नेहा की पढ़ाई खत्म होते ही वो यहाँ आ जाएगी और फिर तुम्हें जीजा साली के बचपने से छुटकारा मिल जाएगा। अंतरा अपनी माँ से बात कर ही रही होती है कि नेहा और सोनू बाहर से उसको आवाज देने लगते हैं, जिस पर अंतरा अपनी माँ को बताती है, माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हो गए ये दोनों फिर से शुरू, पहले इनकी भूख शांत कर दूं, फिर आपसे बात करती हूँ। अंतरा अपनी माँ का फोन काट कर खाना लगा देती है। कुछ देर बाद में दोनों जीजा साली एक साथ खाने पर टूट पड़ते हैं और एक बार फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। उन दोनों का बचपना देखकर अंतरा को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ खाए पिए ही अपने रूम में चली जाती है। ये सब देखकर सोनू और नेहा को अच्छा नहीं लगता और वो दोनों अंतरा के लिए एक प्लेट में खाना लगाते हैं और सोनू अंतरा को मनाते हुए उससे बोलता है, अंतरा, हमारा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रही हो? इससे तुम्हारी ही तबीयत खराब होगी। हाँ दीदी, आप तो हमेशा ही बोलती हो कि हम दोनों में बचपना है, लेकिन आज आप खुद ही बच्चों की तरह मुंह बनाकर बैठी हो। अब मैं बस एक शर्त पर खाना खाऊंगी।
तब जब तुम दोनों अपना ये बचपना छोड़ोगे। अरे अब नहीं करेंगे, खा लो खाना। इतना बोलकर नेहा एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर अपनी बहन अंतरा के मुंह में डालती है। अंतरा भी अपनी जिद को छोड़कर उन दोनों के साथ थोड़ी मस्ती करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा का कॉलेज खत्म हो जाता है, जिसके बाद नेहा अपने घर जाने के लिए एक दिन अपना सारा सामान पैक कर रही होती है कि तभी सोनू आ जाता है और कहता है, क्यों साली जी, जा रही हो? हाँ, और वो भी हमेशा के लिए, ताकि आप मुझे कभी तंग न कर सको। अब हाथ हटाओ मेरे बैग से। अरे हाँ, जाओ ना। वैसे भी बहुत दुखी कर रखा है तुमने अपनी दीदी को। अपने जीजू की बात को सुनकर वो अपने कपड़ों को बैग में रखने के बदले उन्हीं कपड़ों से सोनू को मारने लगती है। इसी तरह एक बार दोनों फिर से छोटे बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते वो पूरे घर का सामान इधर से उधर कर देते हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर अंतरा उनके पास आती है और रूम की ऐसी हालत देखकर दोनों से बोलती है, तुम दोनों नहीं सुधरने वाले, अब निकलो तुम दोनों मेरे घर से। अपनी बहन की ये बात सुनकर नेहा थोड़ी उदास हो जाती है और अपनी बहन से बोलती है, कल जा रही हूँ और अब पता नहीं कब आऊंगी। मत आना कभी। क्यों अंतरा, हम दोनों अकेले रात को उठकर एक साथ आइसक्रीम खाया करेंगे। मेरे बिना अकेले? आपने सोचा भी कैसे? हम दोनों खाएंगे, पार्टनर है ना? हाँ, अब मेरी पार्टनर अंतरा है, क्योंकि तुम तो कल जा रही हो ना। हाँ, और अब जब मैं आऊँ ना तब खाएंगे, वो भी रात में छुप के, जैसे अब तक खाते आ रहे थे। अच्छा, वो तुम दोनों ही हो जिनको रात में भी चैन नहीं आता। अब घर जा, तब देखूंगी तू कैसे खा पाएगी आइसक्रीम, और आपको तो मैं देखूंगी। अंतरा दोनों की एक बार फिर से क्लास लगाती है और नेहा का बैग पैक करवाने में उसकी मदद करती है। अगले दिन नेहा अपने घर चली जाती है और सोनू और अंतरा घर में अकेले रह जाते हैं। नेहा के जाने के बाद पूरा घर खाली हो जाता है। उसके जाने के बाद में सोनू भी अब शांत रहता। घर की ये शांति देखकर अंतरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपनी माँ को फोन करके बोलती है, माँ, नेहा को यही मेरे पास भेज दो, वह अकेली बोर हो जाती होगी। उसकी और सोनू के बचपने की आदत हो गई है, अब अच्छा नहीं लगता। अंतरा अपनी माँ से बात करके नेहा को अपने घर वापस बुला लेती है। रात को जब सोनू नेहा को देखकर खुश हो जाता है तो उसके बाल खींचकर उससे बोलता है, फिर से यहीं आ गई साली। नेहा साली जी। जीजू मेरे बाल छोड़ो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर दोनों एक बार फिर से बच्चों की तरह लड़ाई करने लगते हैं, जिस पर अंतरा एक बार फिर से उन दोनों को सुनाना शुरू कर देती है। पर वो दोनों अपनी मस्ती में किसी की नहीं सुनते। वो दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते। आखिर उनके इस लड़ाई में ही तो जीजा साली का प्यार छुपा हुआ था। और अब तो अंतरा को भी ये समझ आ गया था कि आखिर ये लोग जितना लड़ेंगे इनका आपस में प्यार उतना ही बढ़ेगा। ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते और अंतरा मन ही मन इनको लड़ता देखकर यूं ही खुश होती रहती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।